गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल की वीडियो सीरीज़ में अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं और किन किन चीज़ों में हम फोकस करेंगे। तो इसके जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले तो व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या होते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं एंड फंक्शंस क्या होते हैं। आफ्टर दैट विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम की मल्टीपल कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है ओपन सोर्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ही हमारे पास क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, तो दोनों को हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है GUI वर्सेस CUI। GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI मीन्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। दोनों क्या चीज़ होती हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। एंड एट द एंड हम देखेंगे कौन कौन सी कमांड्स आज हम पढ़ने जाएंगे MS DOS में। तो DOS में कैसे हम नई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरी को हम देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इन द केस ऑफ डायरेक्टरी वी कैन क्रिएट, वी कैन डिस्प्ले द डायरेक्टरी, वी कैन कॉपी, वी कैन मूव, वी कैन रिनेम, वी कैन डिलीट। और फाइल के केस में ये सारी चीज़ें, सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो ये सारी कमांड्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने देखा होगा जब भी आप किसी कंप्यूटर सिस्टम, लेट सपोज आपके पास कोई कंप्यूटर सिस्टम है, आप उसको ऑपरेट करने जा रहे हैं, आप एज ए यूज़र इस कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने जाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस आप इस सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। और यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर ये हमारा एक PC है जिसको मैं पर्सनल कंप्यूटर भी बोल रहा हूँ। इस कंप्यूटर सिस्टम से, इस पर्सनल कंप्यूटर से जितने भी आउटपुट डिवाइसेस लगे हुए हैं उसके थ्रू हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। तो ये एक बेसिक प्रोसेस होता है किसी भी पर्सनल कंप्यूटर का। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें, यूज़र तो हम हो जाएंगे जो लिविंग ह्यूमन बीइंग्स हैं। इसके अलावा ये जो PC है, PC दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम आप देखेंगे तो पहली चीज़ होती है इसमें हार्डवेयर और दूसरी चीज़ होती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो ऐसे प्रोग्राम जो इसके अंदर रन करते हैं, और हार्डवेयर ऐसी फिजिकल थिंग्स जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो हार्डवेयर एक्चुअल जो आपको दिखता है, और सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर आपको प्रोसेस, प्रोग्राम डिफरेंट रन करते हुए दिखाई देते हैं। तो जब भी कोई यूज़र किसी PC से इंटरेक्ट करता है, किसी पर्सनल कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, तो उसको PC से इंटरेक्ट करने में जो भी चीज़ हमें मदद करती है उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये यूज़र है और ये पर्सनल कंप्यूटर है। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का जो मीडियम है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज़ डिफाइंड एज एन इंटरफेस। ये एक इंटरफेस होता है यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच। ये यहाँ पे कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, कोई भी रिसोर्स एलोकेशन मीन्स कोई भी चीज़ आपको प्रोवाइड करने में, CPU जो आपकी प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसके मैनेजमेंट में, फाइल मैनेजमेंट में, फाइल क्रिएट करनी है, डिलीट करनी है, फाइल को सीरियल वाइज रखना है, और उसके अलावा बहुत सारे टास्क जो आप कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं वो सारे आप विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह सभी प्रक्रियाएं, जो भी चीज़ें आपके कंप्यूटर में होती हैं, संसाधन आवंटन मीन्स मेमोरी प्रोवाइड करना है या CPU आपको प्रोवाइड करना है, रैम कितनी मिलेगी, वो सारा काम, CPU का प्रबंधन, कोई फाइल मैनेजमेंट करना है, और इसके अलावा जो भी कार्य आप करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंपल सा मतलब है यूज़र और जो आपका पीसी है, जो आप हार्डवेयर की फॉर्म में देखते हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन आपको करवाना है तो वो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सो बेसिकली इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट, ये आपको एक वातावरण देता है जिसके थ्रू यूज़र अब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है इन कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर, मीन्स सिंपल तरीके से और एक फास्ट और रिलायबल तरीके से यूज़र अपने प्रोग्राम को किसी कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर सकता है। तो वहाँ पे हमारी जो हेल्प करता है उस इंटरफेस को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई थिंक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको समझ में आया होगा। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी यूज़र किसी पीसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। इसको ऑन ऑफ तो कर सकता है, मगर पीसी के अंदर अगर कोई प्रोसेसिंग करवानी है तो वो काम यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं एंड इसके फंक्शन क्या होते हैं। उससे पहले ये कहाँ पे लाई करता है, तो ये आपका पीसी है, जो मैंने अभी तक आपको बताया हार्डवेयर, ये है आपका पीसी, जो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी आप यूज करते हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर। इसके बाहर जो लेयर होती है वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कुछ ऐसी यूटिलिटीज या सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा यूजर हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सके। और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे गेम्स, ब्राउज़र, डेटाबेसेस, इसके अलावा मीडिया प्लेयर, आप जो भी चीज़ें खुद से इंस्टॉल करते हैं उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे सबसे अंदर जो चीज़ है हार्डवेयर, सबसे बाहर है यूज़र। यूज़र जब भी इंटरेक्ट करने जाता है हार्डवेयर से तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन इंटरफेस यूज़र की हेल्प करता है। तो वाया ऑपरेटिंग सिस्टम और वाया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मीन्स वाया सिस्टम सॉफ्टवेयर और वाया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं स्ट्रक्चर, किसी भी कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक यूज़र होता है जो एक्चुअल में उस कंप्यूटर को यूज़ करेगा। यूज़र्स का मतलब हम लोग, मैं, आप या कोई भी अदर नेव यूज़र जो कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर रहा है। सेकेंड चीज़ होती है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स जो आप एक्सटर्नली इंस्टॉल करते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं अवेलेबल होते हैं, उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है आपका सिस्टम प्रोग्राम्स, ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आपको अवेलेबल होते हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम प्रोग्राम्स। इसके अंदर आता है शेल, जो आप कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल देखते हैं, डिफरेंट एडिटर्स जैसे नोटपैड, देन कंपाइलर्स जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरफेस की तरह आपके यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन करवाता है। एंड एट द एंड हार्डवेयर, तो ये हार्डवेयर के अंदर सीपीयू आ सकता है, कोई भी डिस्क आपने लगाई है, मेमोरी, रैम, रोम, कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे टॉप जो लेयर है वो है यूज़र। यूज़र को एप्लीकेशन प्रोग्राम दिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम वो सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकता है। सिस्टम के अंदर आपकी यूटिलिटीज़ होती हैं एंड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे लास्ट लेयर होती है हार्डवेयर की। तो यूज़र को हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराने में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ये मिडिलवेयर है, ये आपकी हेल्प करता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। जब भी आप कंप्यूटर को यूज़ करने जाते हैं तो आपको बहुत सुविधाजनक तरीके से एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि आप बहुत ईजी और कन्वीनियंट तरीके से कंप्यूटर को यूज़ कर सकें। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप कंप्यूटर को उसकी क्षमता के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब जो भी उसकी मेमोरी है, इसके अलावा जो भी उसका स्टोरेज है, उन सबको इफ़िशिएंट तरीके से मैनेज करना, ये सारा काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो इफ़िशिएंसी जो इसका दूसरा गोल होता है, इट अलाउज द कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज टू बी यूज्ड
इफिशिएंटली। नेक्स्ट है एबिलिटी टू इवॉल्व। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास विंडोज़ 10 है, तो इसके पास इतनी दक्षता होनी चाहिए कि ये इजीली 11 पे मूव कर जाए। तो ये एक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाएगा। सो एन OS शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे एज टू परमिट द इफेक्टिव डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम फंक्शन विदाउट इंटरफेयरिंग विद सर्विसेज। मीन्स यहाँ पे हम इसको नए ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकें, इसके अलावा इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम इजीली डाल सकें। तो ये सारे फीचर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होने चाहिए। तो यहाँ पे इसकी विकसित करने की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 गोल होते हैं। सबसे पहले तो ये आपको सुविधाजनक एक्सेस प्रोवाइड करता है, ये आपको रिसोर्स मैनेजमेंट में दक्षता प्रोवाइड करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आप यहाँ पे इसकी हेल्प से मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल कर सकें और मल्टीपल चीज़ों का यूज़ कर सकें, ऐसी क्षमता आपको ये देता है। तो ये 3 बेसिक गोल्स होते हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट है इसके फंक्शंस क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, एंड डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहला काम तो इसका होता है मेमोरी का मैनेजमेंट करना। मींस आपकी जो मेमोरी आपके सिस्टम में अवेलेबल है, उस मेमोरी को इफिशिएंट वे से डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट टास्क को असाइन करना। लेट सपोज आपने अपने कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल की हुई है। लेट सपोज आपका कंप्यूटर है पीसी के अंदर आपने क्या किया हुआ है, विंडोज़ 10 आपने इंस्टॉल की हुई है। तो विंडोज़ 10 क्या करेगा, ये सबसे पहला काम इसका होता है मेमोरी मैनेजमेंट। लेट सपोज आपने यहाँ पे नोटपैड ओपन किया, इसके अलावा आपने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट CMD ओपन किया, देन आपने कोई मीडिया प्लेयर यहाँ पे इंस्टॉल किया या ओपन किया, उसके बाद कोई गेम आपने यहाँ पे चलाया। तो ये सारी जो प्रोसेस हैं, इनको इफ़िशिएंट तरीके से मेमोरी प्रोवाइड करना विंडोज़ 10 का काम होता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपकी मेमोरी है उसका प्रबंधन या मैनेजमेंट। देन प्रोसेस मैनेजमेंट, जो हाई प्रायोरिटी टास्क हैं, हाई प्रायोरिटी जो आपकी प्रोसेस हैं, उनको पहले एग्जीक्यूट करे, ऐसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन होता है। मींस जितनी भी प्रोसेस चल रही है उनका मैनेजमेंट करना। अगर आपकी 4 प्रोसेस एक साथ चल रही हैं तो उन 4 प्रोसेस को प्रॉपरली आपके आउटपुट प्रोवाइड करने तक चलते रहने देना है, ठीक है, उनको बंद नहीं करना है। तो ये मेन फंक्शंस इसके होते हैं। इसके अलावा डिवाइस मैनेजमेंट, आपने लेट सपोज कोई हेडफोन जैक अपने सिस्टम में लगाया, तो उस हेडफोन जैक को प्रॉपरली चलाने में आपका OS आपकी हेल्प करता है। आपने कंप्यूटर से कोई प्रिंटर ऐड किया, तो प्रिंटर के ऐड करने के बाद आपको प्रिंटर का ड्राइवर अपने कंप्यूटर में डालने पड़ेंगे, और कंप्यूटर में डालने के बाद आपका प्रिंटर प्रॉपरली वर्क करे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके बाद आपने अपने सिस्टम में कुछ फाइल्स क्रिएट की हैं, फाइल्स को प्रॉपरली अरेंज किया है, तो उन फाइल्स का मैनेजमेंट करना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। देन विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल या एंटीवायरसेस, आप यहाँ पे अपने सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। मींस आपका जो सिस्टम है वो कंप्लीटली सिक्योर रहे, ये काम भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो तो इसका कंट्रोल भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होता है। इसके अलावा जॉब अकाउंटिंग, मींस आपके अगर 5 या 6 टास्क चल रहे हैं तो उनकी अकाउंटिंग करना, और अकाउंटिंग मींस इसने लेट सपोज आपके 6 टास्क चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 ने एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लिया, 2 ने कितना टाइम लिया, 3 ने, 4 ने, इन सब का लेखा जोखा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने रखना होता है, ताकि वो फ्यूचर में कंपैरिजन कर सके कि विद द अवेलेबल रैम एंड मेमोरी आपकी जो टास्क हैं वो कितना टाइम ले रहे हैं। तो उससे हम एक एस्टिमेट ले सकें कि इन फ्यूचर अगर हमें एक हैवी टास्क करवाना है तो माइट भी हमारा जो टास्क है वो इस सिस्टम रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट ना हो पाए। इसके अलावा एरर डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्सेज,
किसी प्रोग्राम में कोई एरर आती है उसको डिटेक्ट करना और उसका रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना, ये काम भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। नेक्स्ट है आपका बूटिंग द कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करना, वो भी आपका जो काम होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं उनका इंटरेक्शन यूज़र के साथ, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आई थिंक आपको फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसके फाउंडर थे बिल गेट्स। तो इन्होंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया था उसी को हम बोलते हैं विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पे जो विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले लॉन्च हुआ था 1985 में, 20 नवंबर 1985 में। पहले जो उसका पहला वर्जन था वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। ग्राफिकल मींस जो आप करते हैं माउस के क्लिक पे, लेट सपोज आपने कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो आपने राइट क्लिक करके फोल्डर क्रिएट कर दिया, मींस आपको दिख रही हैं सामने चीज़ें। तो ऐसे इंटरफेस को हम बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मींस ऐसे इंटरफेस जो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स आपको समझने में या आपको कोई भी काम करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला वर्जन यहाँ पे आया था विंडोज़ 1, ये 1985 में लॉन्च हुआ था और ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। विंडोज़ का पर्पस क्या था कि जो पीपल हैं, जो यूज़र हैं, वो इंटरेक्ट कर सकें विद द मशीन, हार्डवेयर से इजीली इंटरेक्ट कर सकें विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विदाउट यूजिंग कोड्स, इवन फॉर ऑल पर्पसेस, इवन फॉर स्टार्टिंग ए सिस्टम। मीन्स किसी भी चीज़ के लिए हमें GUI के थ्रू चीज़ें देखने को मिले, ऐसा ना हो कि हमें हर चीज़ के लिए कमांड डालनी पड़ रही हैं। तो GUI बेस्ड आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए ये विंडोज़ का अटेम्प्ट था, माइक्रोसॉफ्ट का अटेम्प्ट था, और इन्होंने विंडोज़ 1 नाम से सबसे पहले 1985 में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दिया था। जो प्रेजेंट में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो है विंडोज़ 11। तो विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन आए हैं। विंडोज़ की बात करूं, विंडोज़ 1 हुआ, विंडोज़ NT है। अगर आपसे पूछा जाए विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन क्या हैं, विंडोज़ 98 था, विंडोज़ XP है, देन विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा, उसके बाद विंडोज़ 8 आई थी, देन विंडोज़ 10 आई, और अभी विंडोज़ 11 भी लॉन्च हो चुकी है। इससे पहले जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम दिया था उसको बोलते हैं MS-DOS। ये आपका ग्राफिकल नहीं था, यहाँ पे बेसिकली सारे काम आपको, इसका फुल फॉर्म था माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी काम आपको करने होते थे विद द हेल्प ऑफ कमांड्स आप यहाँ पे करते थे। देखेंगे अभी हम लास्ट जो इसका टॉपिक है हमारी यूनिट का, वो कैसे हम विद द हेल्प ऑफ कमांड्स विंडोज़ में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। वो कैसे MS-DOS करता है वो विंडोज़ ने यहाँ पे भी प्रोवाइड किया हुआ है। मगर इन चीज़ों को और सिंप्लीफाई करने के लिए, GUI बेस करने के लिए यहाँ पे विंडोज़ 1 लॉन्च किया गया था। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और इन डेप्थ जाने में इसमें कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि विंडोज़ कम्प्लीटली GUI बेस्ड है। इसमें अगर आप फंक्शनैलिटी देखेंगे तो मल्टीपल फंक्शनैलिटी है, बहुत इन डेप्थ जाएंगे तो ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को यहीं पे मैं इस टॉपिक को यहीं पे रोक दूंगा। और यहाँ पे विंडोज़ के बारे में एक और खासियत है कि ये क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लोज्ड मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका सोर्स कोड, अब हर ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम ही होता है, तो कोई भी प्रोग्राम जब आप लिखने जाते हैं वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। तो यहाँ पे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनका कोड या लॉजिक दुनिया के पास अवेलेबल नहीं होता है, मींस वो सिर्फ और सिर्फ जिस कंपनी ने वो सॉफ्टवेयर बनाया है उसके पास अवेलेबल हो, तो ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे OS को हम बोलते हैं
क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मींस जिसका सोर्स कोड अवेलेबल ना हो। तो इससे बताइए इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या घाटा होगा? बेसिकली इससे फ़ायदा ये होगा कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर रहेगी, प्लस यहाँ पे जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा, इसका सपोर्ट आपके पास अवेलेबल होगा। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इसमें इन्हांसेस बहुत लेट होंगे, इसमें चेंजेस बहुत लेट आएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट जब चाहेगा तब इसके अपडेट्स देगा, उससे पहले आपको कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये है आपका क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं, ओपन सोर्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्लोज्ड का अपोजिट है ओपन सोर्स। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनका सोर्स कोड मींस जो भी इसका कोड है, सोर्स कोड पूरी तरह से दुनिया को दिखाई देता है। मींस आप चाहें तो इस ओपन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी अपनी कॉपी बना के, लेट सपोज मैं अपनी कॉपी बनाना चाहूँ तो मैं अपने माई ओएस नाम से इसको लॉन्च कर दूंगा। बस थोड़े बहुत चेंजेस मुझे ये करने पड़ेंगे कि यहाँ पे जो ओएस है उनके लोगोज, उन लोगोज की टेक्स्ट फाइल, ये सब चीज़ें मुझे चेंज करनी पड़ेंगी। तो सोर्स कोड ओपन रहता है यहाँ पे, और पूरी दुनिया के पास इस सोर्स कोड को देखने की परमिशन होती है। वो चाहे तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, इनमें एडिट करके इसको अपने हिसाब से भी अपडेट कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स जनरली कंप्यूटर वर्ल्ड में ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे एप्लीकेशन होते हैं वेयर द ओनर और कॉपीराइट होल्डर इनेबल्स द यूजर और थर्ड पार्टी टू यूज, टू सी, टू एडिट द प्रोडक्ट्स सोर्स कोड। मींस जो भी ओनर होता है वो पूरी दुनिया को खुली छूट देता है कि आप इसे यूज कीजिए, इसके सोर्स कोड को देखिए और इसके सोर्स कोड को आप चेंज भी कर सकते हैं। मींस जिस भी लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम लिखा है आप पूरी दुनिया को खुली छूट दे रहे हो कि आप उस कोड को, मींस पूरी दुनिया में कोई भी प्रोग्रामर उस कोड को देख सकता है, यूज कर सकता है और चेंज कर सकता है। यहाँ पे जो भी सोर्स कोड होता है पब्लिक के पास रहता है, पब्लिक उसको देख सकती है और उसको चेंज कर सकती है। इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो जनरली लाइनेक्स एंड यूनिक्स बेस्ड होते हैं। इसके बारे में देखेंगे अभी। यहाँ पे जो हमारे पास एप्पल बेस्ड iOS है, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ है और एप्पल का मैकओएस है, ये क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनका कोड, सोर्स कोड आम पब्लिक को अवेलेबल नहीं है। जबकि ओपन सोर्स कोड का जो लाइसेंस कोड होता है वो आपको परमिशन देता है कि आप इसकी कितनी भी कॉपी बना के बेच सकें, कितनी कॉपी बना के दुनिया को दें, इट्स अप टू यू। ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, अवेलेबल टू एनीवन होते हैं। आप इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसका एग्जांपल है लाइनेक्स, ओपन सोलारिस, फ्री रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन बीडीएस, फ्री बीएसडी, मिनिक्स। तो डिफरेंट टाइप के यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो ओपन सोर्स होते हैं। तो आप देखेंगे इनकी मल्टीपल कॉपी, 1000 कॉपी, 1000 डिफरेंट आपके पास लाइनेक्स आपके पास पड़े हैं अभी, 2000। मतलब दुनिया में इतनी लाइनेक्स के वर्जन हैं कि अनकाउंटेबल हैं। मैं चाहूँ तो मैं भी अपना लाइनेक्स का वर्जन निकाल के बेच सकता हूँ। तो यहाँ पे ओपन सोर्स और क्लोज्ड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपको समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन वर्सेस क्लोज्ड। ओपन आपका लाइनेक्स बेस्ड होते हैं एंड क्लोज्ड आपका जितने भी विंडोज़ के प्रोडक्ट हैं, विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट के, और उसके अलावा एप्पल, ये सारे क्या हैं, क्लोज्ड हैं। नेक्स्ट चलते हैं इन ओपन सोर्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के फायदे और नुकसान के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये रिलायबल होते हैं, इफ़िशिएंट होते हैं। यहाँ ये कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं, क्यों? क्योंकि आप भी इसकी अपनी खुद की कॉपी बना सकते हैं, ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं तो इसलिए इनकी कॉस्ट कम होती है। और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, मीन्स कोई भी आके इसको चेंज कर सकता है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है कि इसका जल्दी से जल्दी हमें अपडेट मिले। देन नेक्स्ट इसके नुकसान, डिसएडवांटेजेस, ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोग्रामर इस पे काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं। सिक्योरिटी रिस्क इसमें ज़्यादा होता है। क्यों? अगर आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को ओपन छोड़ेंगे तो वहाँ पे माल फंक्शनिंग और उस कोड को क्रैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कोड दुनिया के पास अवेलेबल है,
उस कोड में आप कुछ भी, अगर आप चाहते हैं कि ये इस कोड में कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो आप इजीली उस पर अटैक कर सकते हैं। और यहाँ पे सपोर्ट कम रहता है। सपोर्ट का मतलब अगर कोई कंपनी लाइनक्स का अपना वर्जन बना रही है तब वो उसका सपोर्ट देगी, मगर जो ओपन फ्रीली अवेलेबल लाइनक्स है उसका सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली इसके फ़ायदे हैं, इसके नुकसान। फ़ायदे हैं आपके रिलायबल है, एफिशिएंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और नुकसान क्या है, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा है और इसका सपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सिंगल यूज़र बेस्ड ओएस एंड मल्टी यूज़र बेस्ड ओएस क्या होते हैं। तो सिंगल यूज़र बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें एक बार में सिर्फ एक ही यूज़र काम कर सकता है, सिंगल यूज़र एट ए टाइम। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे यूज़र है, ये आपका क्या है, सिस्टम है। तो यहाँ पे एक टाइम में एक ही यूज़र इनपुट दे सकता है और उससे आउटपुट ले सकता है। मीन्स एक बार में सिर्फ एक ही यूज़र इस सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे आप पहले ज़माने में देखते थे जो आपके पास वायरलेस कॉर्डलेस फ़ोन होते थे, वॉकी टॉकी सेट होते हैं, या टू वे मैसेजिंग डिवाइसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, सिंगल यूज़र के मतलब के होते हैं। एक बार में एक ही यूज़र उस पर काम कर सकता है। तो सिंगल यूज़र ओएस का मतलब ये है यहाँ पे। ये भी आपके दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग एंड सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। तो देख लेते हैं इनको क्या क्या होता है। सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग, यहाँ पे सिर्फ एक यूज़र एक बार में काम कर सकता है और एक ही टास्क एक बार में चल सकता है। यहाँ पे अगर इस ओएस की बात करें तो इस ओएस में फंक्शनैलिटी हो सकती है कि एक ही टास्क के अंदर आप डॉक्यूमेंट भी प्रिंट कर सकें और डाउनलोड इमेज या वीडियो भी कर सकें। अगर दोनों टास्क एज ए सब टास्क इस टास्क के अंदर सम्मिलित हैं तो ये यहाँ पे एज ए सिंगल टास्क रन हो जाएंगे। ये बेसिकली वायरलेस फोन्स के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ पे टू वे मैसेजिंग डिवाइसेस के लिए भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। यहाँ पे MS-DOS का एग्जाम्पल है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया था डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वो सिंगल यूज़र सिंगल टास्क बेस्ड था, जहाँ पे सिर्फ एक बार में आप एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते थे। देन पाम ओएस, ये भी एक बहुत पुराना मोबाइल बेस्ड ओएस होते थे जो सिंगल यूज़र सिंगल टास्क पे काम करते थे। एडवांटेजेस क्या हैं, यहाँ पे मेमोरी बहुत कम ली जाती है। क्यों? क्योंकि सिंगल यूज़र काम कर रहा है और एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो आपकी जो स्पेस है, मेमोरी है, बहुत कम खर्च होगी। और ये कॉस्ट इफेक्टिव होते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बहुत कम था, तो आप बहुत कम मेमोरी, बहुत कम CPU या प्रोसेसर से भी अपना काम करवा सकते हैं। देन नेक्स्ट है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। यहाँ पे भी यही चीज़ है कि सिंगल यूज़र ही यहाँ पे इसको एक्सेस कर पाएगा, मगर सिंगल यूज़र जो काम कर रहा है वो मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकता है। जैसे आप चाहें तो आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं या इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं, इमेजेस डाउनलोड कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, तो सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। विंडोज़, लाइनक्स, मैक ओएस, ये सारे एग्जाम्पल हैं सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। यहाँ पे टाइम ज़्यादा सेव होता है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल टास्क आप एक साथ कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। एक ही बार में आप 1 सेकंड में 4 टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली हाई हो जाएगी। और मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने में आपकी मेमोरी भी यहाँ पे कम लगती है। तो ये था सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। अब यहाँ पे देख लेते हैं फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहला फंक्शंस, यहाँ पे जो भी यूज़र कमांड्स दे रहे हैं उनको परफॉर्म करवाना, फाइल का मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट जो भी आपको चाहिए और जो भी आप देना चाह रहे हैं उनका मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, डिवाइसेज हैं, उनका मैनेजमेंट, और जो भी प्रोसेसेस आपकी चल रही हैं उनका मैनेजमेंट। तो सारे काम आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो सिंगल यूज़र के एग्जांपल यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिए हैं आपको। डॉस है, विंडोज़ है, विंडोज़ 95, 97, 98, सिम्बियन, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब आपके एग्जांपल हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब नेक्स्ट चलते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इट अलाउज मल्टीपल यूज़र टू एक्सेस द सिंगल सिस्टम। मीन्स आपका एक सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें एक यूज़र काम कर रहा है, उसके अलावा
दूसरा यूज़र है, दूसरा यूज़र इसको तो एक्सेस कर ही रहा है, इसकी मदद से इसको भी एक्सेस कर रहा है। सिमिलरली थर्ड यूज़र, ये इसको तो एक्सेस कर रहा है, इसकी मदद से ये इसको भी एक्सेस कर रहा है। देन फोर्थ यूज़र इसको एक्सेस कर रहा है, साथ में इसको भी एक्सेस कर रहा है। देन फिफ्थ यूज़र इसको तो एक्सेस कर ही रहा है, इसको भी एक्सेस कर रहा है। तो ये क्या है, एक टाइम पे अगर एक सिस्टम पे मल्टीपल यूज़र काम कर रहे हैं तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऐसी कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं उनको बोलते हैं मल्टी यूज़र। इसका एग्जांपल है यूनिक्स, उबंटू, मैक ओएस, विंडोज़, लाइनक्स बेस्ड। तो विंडोज़ और लाइनक्स के कुछ जो पुराने सैंपल, जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे या एप्पल के, वो सिंगल यूज़र बेस्ड थे, और कुछ ऐसे जो नए वर्जन हैं वो मल्टी यूज़र बेस्ड हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनमें डिफरेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले तो सिंगल यूज़र इसको एक्सेस कर सकता है, इसको मल्टी यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट होता है, बूट लोडर मतलब सिस्टम का स्टार्ट होना, तो जब भी यहाँ पे सिस्टम स्टार्ट होता है तो सिंगल यूज़र के लिए वो सारे के सारे रिसोर्सेज लोड करता है, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ यूज़र्स के लिए, जितने नंबर ऑफ यूज़र क्रिएटेड हैं सबके लिए यहाँ पे रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे। यहाँ पे एक सिंगल यूज़र होता है जिसको सुपर यूज़र बोलते हैं, और उसके पास सारी पावर होती है मेंटेनिंग द सिस्टम, मेकिंग चेंजेस, जो भी काम वो करना चाहे वो सुपर यूज़र के पास अवेलेबल रहती है। जबकि मल्टी यूज़र में सुपर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पे डिफरेंट यूज़र्स आप क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट यूज़र्स यहाँ पे अपना कंट्रोल बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, सिंगल यूज़र जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सिंपल होते हैं, ईजी होते हैं, जबकि मल्टी यूज़र कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टेक्निक की मदद से रिसोर्स का एलोकेशन या रिसोर्स की शेयरिंग होती है। यहाँ पे एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म किया जा सकता है, जबकि यहाँ पे डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं, शेड्यूल भी किए जा सकते हैं। इट्स अप टू अस। इसके एग्जांपल क्या हैं, MS DOS, विंडोज़ 95, विंडोज़ NT, विंडोज़ 2000, पर्सनल कंप्यूटर। जबकि यहाँ पे मल्टी यूज़र के एग्जांपल क्या हैं, मेन फ्रेम्स, IBM का AS400, लाइनक्स एंड यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये यहाँ पे इसके एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे। मल्टी प्रोग्रामिंग नाम से ही आपको लग रहा है, समझ में आ रहा होगा कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक बार में कई प्रोग्राम्स, मैनी प्रोग्राम्स विद द हेल्प ऑफ सिंगल प्रोसेसर आपके कंप्यूटर पे चला सकते हैं। अगर एक प्रोग्राम इनपुट या आउटपुट के लिए वेट कर रहा है तो उस टाइम पे दूसरे प्रोग्राम अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स या डिफरेंट टास्क CPU का टाइम शेयर करते हैं। यहाँ पे ये डिफाइन नहीं होता है कि लेट सपोज आपके पास एक टास्क 1 है, एक टास्क 2 है, एक टास्क 3 है, तो जैसे जिसको टाइम मिलेगा वो CPU में अपने ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, या तीनों एक साथ भी कर सकते हैं। टास्क का मतलब यहाँ पे है कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोग्राम या कोई भी जॉब। बेसिकली ऐसे सिस्टम क्या करते हैं, ये पूरे सिस्टम की जो कंजम्पशन है उसको इम्प्रूव करते हैं, और जो आउटपुट हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, इस आउटपुट को हम बोलते हैं थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब ये होता है कि अल्टीमेटली आपके कंप्यूटर की इफिशिएंसी कितनी है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट वर्सेस इनपुट रेशियो। मीन्स आपने इनपुट अगर 5 बार दिया, 5 बार आपको आउटपुट मिल रहा है, तो इसका थ्रूपुट क्या होगा, 100%। तो ओवरऑल ये आपके जो सिस्टम के रिसोर्स का कंजम्पशन होता है उसको बढ़ाते हैं और आपका थ्रूपुट अच्छा करते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, जहाँ पे एक साथ आप डिफरेंट प्रोग्राम्स चला सकते हैं। इसके भी दो टाइप हैं, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूज़र। जब एक साथ आप डिफरेंट टास्क, 3-4 टास्क एक साथ चाहते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीटास्क। और एक सिस्टम को जब आपके डिफरेंट यूज़र इस पे काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी यूज़र। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है। जो भी आप इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट मिलने तक आपका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है बहुत कम होता है, और तो इसका मतलब आपका जो टास्क है वो बहुत जल्दी परफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स एक साथ रन होती हैं। यहाँ पे जो टोटल जॉब थ्रूपुट है वो ऑप्टिमाइज्ड होता है। वेरियस यूज़र, एक साथ बहुत सारे यूज़र आपके सिस्टम को वर्क करते हैं। जो भी शॉर्ट टाइम वाली जॉब्स होती हैं वो बहुत क्विकली यहाँ पे परफॉर्म की जा सकती हैं एज कंपेरिजन टू लॉन्ग टाइप जॉब्स। अल्टीमेटली यहाँ पे जो टर्न अराउंड टाइम होता है किसी भी
टास्क को परफॉर्म करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, वो इम्प्रूव हो जाता है। यहाँ पे CPU का यूटिलाइजेशन, ओवरऑल CPU को जो हम यूटिलाइज करते हैं उस पर इम्प्रूवमेंट मिलती है, और CPU कभी भी खाली नहीं होता है। रिसोर्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे स्मार्टली यूटिलाइज किए जाते हैं। तो ये हैं एडवांटेजेस मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके अलावा कुछ घाटे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। ये जो सिस्टम होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एंड बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं। मीन्स अगर आपके एक जगह पे फॉल्ट आया तो वो कहाँ कहाँ इम्पैक्ट करेगा वो आपको नहीं पता है। इसके अलावा यहाँ पे शेड्यूलिंग रिक्वायर्ड होती है। लेट सपोज आपका CPU आपके पास अवेलेबल है और आपने एक साथ 100 टास्क चला दिए, तो CPU यहाँ पे हर जॉब को शेड्यूलिंग प्रोवाइड करता है कि एक टाइम में अगर मैं 5 ही टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ तो अगले 95 जो टास्क हैं उनको वेट करना पड़ेगा। तो ये होती है शेड्यूलिंग। मीन्स सुबह का जो 10 से 11 का टाइम है वो पहले 5 टास्क के लिए, 11 से 12 का जो टाइम है वो नेक्स्ट 5 टास्क के लिए। तो एक शेड्यूल बना के टास्क को परफॉर्म करवाना उसको बोलते हैं शेड्यूलिंग। देन यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट रिक्वायर होता है, नहीं तो आपकी मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी स्टेट में चली जाएगी। यहाँ पे सारी प्रोसेस और सारे टास्क को हैंडल करना बहुत टफ होता है, और जो लॉन्ग टर्म जॉब होती हैं उनको यहाँ पे ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो ये इसके नुकसान हैं, डिसएडवांटेजेस हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे टाइम कंस्टेंट, मींस आपको कोई भी काम विद इन टाइम करवाना होता है, उसको बोलते हैं हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके एग्जांपल हैं MTS, लिंक्स, QNX, VX, वर्क्स। ये जनरली आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये ऐसे फील्ड्स में डिप्लॉय या यूज़ किए जाते हैं जो बहुत टाइमली आपको वहाँ पे अपने ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं। तो अभी देख लेते हैं इनके एग्जांपल। जैसे रेडार्स बेस्ड जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पे आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ में आते हैं। मिसाइल बेस्ड आपके जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं वो आपके रियल टाइम OS पे बनते हैं। जहाँ पे ट्रेडिंग वाले पोर्टल होते हैं वो सारे आपके RTOS पे बनते हैं। इसके अलावा एयरप्लेन्स या एयर साइट विजिटर्स होते हैं उनके लिए, हॉस्पिटल्स में आप देखते होंगे कि आपका जो एक्सरे होते हैं, CT स्कैन होते हैं, वो सब मेडिकल इमेजिंग सिस्टम। फ्यूल इंजेक्शन गैजेट, फ्यूल आप देखते हैं कि कार के अंदर जो डिफरेंट गैजेट होते हैं। देन ट्रैफिक मैनिपुलेशन गैजेट एंड ऑटो पायलट, जब भी आप ऑटो पायलट मोड में प्लेन में चलते हैं तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनमें आपका RTOS लगा होता है। तो RTOS आपके जो क्रिटिकल चीज़ें होती हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके भी यहाँ पे 3 टाइप हैं। एक तो होता है हार्ड, सॉफ्ट एंड फर्म। हार्ड रियल टाइम OS क्या होते हैं कि जहाँ पे लेट सपोज आपके पास एक टास्क है, टास्क T1, ये अगर 10 सेकेंड में कंप्लीट होना है तो 10 सेकेंड में ही कंप्लीट होना है। अगर इसने 10 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम लिया तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पूरा का पूरा कंप्यूटर है वो बंद हो जाए, या आपका जो पूरा सिस्टम है वो फेल हो जाए। जैसे कि अगर मैं रियल टाइम में एग्जांपल बताऊं, अगर आप देखते हैं कि आपका जो रेडार है या मिसाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मिसाइल बेस्ड, अब मिसाइल में हमने एक टाइमर लगा रखा है कि 10 सेकेंड में हमारी मिसाइल लॉन्च हो जानी चाहिए। अब 10 सेकेंड में लॉन्च हो जानी चाहिए मीन्स आप देखते होंगे कि मिसाइल जब लॉन्च होती है तो नीचे आपका जो फ्यूल होता है वो जलना स्टार्ट होता है। अगर 10 सेकेंड के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर ने मिसाइल को लॉन्च नहीं किया तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाए। तो इस एक्सप्लोजन से बचने के लिए एक क्रिटिकल डेडलाइन के अंदर ही आपको काम या आपको टास्क परफॉर्म करवाने हैं। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कार बैग्स मेकर्स। कार के अंदर आप देखें तो कोई भी अगर एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट होते ही अगर आपका सॉफ्टवेयर विद इन सेकेंड्स आपके कार बैग को ओपन नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे एक क्रिटिकल एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए यहाँ पे जो आपके हार्ड RTOS में बहुत ज़्यादा इफिशियंट और टाइमली आपके जो टास्क हैं उनको परफॉर्म करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हार्ड RTOS ऐसे RTOS होते हैं जो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में आपके टास्क को परफॉर्म करवाते हैं। सेकंड है सॉफ्ट RTOS।
ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे एक डेट तो होती है, अगर डेट उस डेट पे काम ना भी हो तो यहाँ पे डिलेज एक्सेप्टेबल होते हैं, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे में वो काम हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम्स होते हैं, अगर आपने अमेज़न में कुछ शॉपिंग की, अमेज़न में आपने पेमेंट किया और ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीटेड नहीं हुई, तो ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे नहीं आएगा, आप नेक्स्ट डे या नेक्स्ट सेकेंड भी अपना काम कर सकते हैं। थर्ड है फर्म RTOS, ये हार्ड और सॉफ्ट के बीच में होते हैं। यहाँ पे एक मासिव इफेक्ट या मासिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता है, मगर कुछ ना कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट्स आ जाएंगे। लेट सपोज आप देखते होंगे कि जब भी आप कोई मूवी देख रहे हैं तो मूवी में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वीडियो एंड सेकेंड होता है ऑडियो। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपका जो रियल टाइम OS है वो वीडियो ऑडियो को लैग कर दे, लेट सपोज ऑडियो 1 सेकेंड पीछे हो जाए, तो आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बेकार हो जाएगा। इसका मतलब आपका कोई मासिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा, मगर यह है कि अनबियरेबल, एक मतलब आप मूवी को प्रॉपरली देख नहीं पाएंगे। तो ये है यहाँ पे फर्म RTOS का एग्जाम्पल। तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन इसी के अंदर आती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि रियल टाइम OS में 3 टाइप्स जो मैंने बताए, हार्ड, सॉफ्ट एंड फर्म। अब हम अपनी यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, CUI वर्सेस GUI। अब CUI क्या होता है एंड GUI क्या होता है? CUI स्टैंड करता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के लिए। जहां पे आपके पास कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अवेलेबल नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं CUI। इट इज ए यूजर इंटरफेस वेयर द यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर solely through the keyboard and requires a command to perform any task। जहां पे आपकी की सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड ही परफॉर्म होंगी, उनको बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसका एग्जांपल है MS-DOS एंड विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट। तो MS-DOS की मदद से आप ये काम कर सकते हैं, एंड दूसरा विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट जो अल्टीमेटली MS-DOS का ही रेप्लिका है। वहां पे आप देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड के द्वारा एंटर किए हुए कैरेक्टर हम कैसे डिफरेंट टास्क परफॉर्म करवाते हैं। सेकेंड है इसमें GUI मीन्स ग्राफिकल, जहां पे आप विद द हेल्प ऑफ माउस एंड विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड अपने काम करवा सकते हैं। सो इट एनेबल यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन। इट परफॉर्म क्विक कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड फ्री अप द CPU टू परफॉर्म अदर टास्क। यहाँ पे हमारे पास बटन्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट विंडोज अवेलेबल होती हैं, स्क्रॉल बार्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, कुछ विजार्ड्स अवेलेबल होते हैं और बहुत सारे अदर आइकन्स अवेलेबल होते हैं जिसकी हेल्प से यूज़र टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत यूज़र फ्रेंडली होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, ये बहुत ईजी टू यूज़, ईजी टू लर्न, और अल्टीमेटली ये हमारे कॉग्निटिव जो हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी है उसको कम करते हैं। तो हमें यहाँ पे सोचना या याद रखना नहीं होता है, हम देख के ही पता लगा लेंगे कि यहाँ पे हमें ये परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे CUI और GUI के बीच में कुछ डिफरेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। CUI स्टैंड फॉर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कमांड हम अपनी जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जबकि यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ क्लिक एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स यहाँ पे अपना काम करवा सकते हैं। CUI में नेविगेशन ईजी नहीं होता है, जबकि यहाँ पे नेविगेशन ईजी होता है। CUI बहुत ईजी टू यूज़ होते हैं, यहाँ पे हमें बहुत जगह जाना नहीं है, हमें सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट पर रहना है और वहाँ से अपनी ऑपरेशन परफॉर्म करवानी है। जबकि GUI क्या होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, यहाँ पे कभी कभी एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट होती है। CUI की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, जबकि GUI की स्पीड लो होती है। CUI में मेमोरी मैनेजमेंट भी कम होता है, मेमोरी रिक्वायरमेंट भी कम होती है, जबकि GUI में मेमोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। यहाँ पे कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आप अपनी कमांड को परफॉर्म करवाते हैं, जबकि GUI के केस में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, माउस के क्लिक पे आप यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। ये बहुत प्रिसाइज होते हैं, मीन्स आप जो भी चीज़ यहाँ पे एंटर करेंगे वही आउटपुट आपको मिलेगा, जबकि यहाँ पे प्रिसिशन कम होता है, मीन्स अल्टीमेटली एक्यूरेसी कम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत कम फ्लेक्सिबल होते हैं, इंटरफेस के मामले में कम फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं।
CUI को कस्टमाइज करना ईजी नहीं है, जबकि GUI को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए इसी से रिगार्डिंग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है MS-DOS की कुछ कमांड्स, उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप की कमांड्स हैं, एक तो डायरेक्टरी बेस्ड कमांड है। आपके इस यूनिट के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, कमांड्स तो बहुत सारी हैं, मगर मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करूँगा कि आपके डायरेक्टरी रिगार्डिंग जो जो कमांड हैं आपके सिलेबस में जो लिखी हुई हैं, और दूसरी कमांड है जो फाइल बेस्ड है, उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको डायरेक्टरी में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवानी है तो डायरेक्टरी के रिगार्डिंग आपकी कुछ कमांड्स हैं। अगर आपको कोई नई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो आप कमांड यहाँ पे चलाते हैं mkdir, मेक डायरेक्टरी, या इसका शॉर्ट फॉर्म भी है MD। तो दोनों में से आप कोई भी कमांड यहाँ पे रन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी एक डायरेक्टरी या आपकी एक सब डायरेक्टरी बन जाएगी। इसी तरीके से आपको अगर डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी, इसकी हेल्प से आप डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका दूसरा जो अल्टरनेटिव कमांड है वो है RD, इसका शॉर्ट फॉर्म, अगर आपको कोई भी डायरेक्टरी रिमूव करनी है, डिलीट करनी है। देन नेक्स्ट है चेंज डायरेक्टरी। अगर आपको एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव करना है तो इसके लिए हमारे पास अल्टरनेट कमांड है CD और CHDIR। तो आप अपनी लोकेशन से डिफरेंट डायरेक्टरी में मूव कर जाएंगे। इसके बाद फोर्थ जो कमांड है वो है DIR। अगर आपको अपनी डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या कंटेंट हैं, कितनी डायरेक्टरी, कितनी फाइल्स अवेलेबल हैं, उन सबको देखना है तो आप DIR कमांड का भी यूज कर सकते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट कमांड है रिनेम और REN। इसकी हेल्प से आप अपनी डायरेक्टरी को रिनेम भी कर सकते हैं। देन अगर आपने अपनी डायरेक्टरी को मूव करना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे तो आप मूव कमांड का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके ये सारी कमांड रन कर लेते हैं, देखते हैं कैसे ये कमांड रन होती है। तो मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हुआ है। इस कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम देख लेते हैं कि कैसे हम अपनी कमांड्स को रन कर सकते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट विंडो है। इस विंडो में आप देखेंगे मैंने एक यहाँ पे ड्राइव ओपन की है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे CLS कर दूंगा ताकि मैं क्लीन यहाँ पे अपनी स्क्रीन को क्लियर कर सकूं। तो पहली कमांड मेरी मैंने यहाँ पे चलाई CLS का मतलब है अगर आपको अपनी स्क्रीन क्लियर करनी है। इसके अलावा मैं अपनी डायरेक्टरी चेंज कर रहा हूँ, तो मैं अपनी बेस डायरेक्टरी में यहाँ पे आ रहा हूँ। तो मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे जो चीजें हैं चलती हैं। तो अभी आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे C ड्राइव के अंदर देखना चाहूं कि मेरी कितनी डायरेक्टरी है तो DIR मेरा जो कमांड है वो है। इसके थ्रू, इसके मदद से मैं देख सकता हूं कि मेरी कितनी फाइल्स या डायरेक्टरी अवेलेबल हैं इनसाइड माय C ड्राइव। तो DIR फाइल टाइप करने पे मुझे जितनी भी फाइल्स या डायरेक्टरी यहाँ पे अवेलेबल हैं वो सारी की सारी दिख जाएंगी। तो ये है यहाँ पे टोटल फाइल्स, पहली फाइल ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हम एक डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ mkdir। इसका नाम मैं देता हूं माई डायरेक्टरी। ये मैंने डायरेक्टरी यहाँ पे बना ली विद द हेल्प ऑफ mkdir माई डायरेक्टरी कमांड। तो हुआ क्या, mkdir करने से ये क्या करेगा, जो भी इसके आगे मैंने फाइल नेम लिखा हुआ है उस नाम का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो अब अगेन मैं यहाँ पे dir करूंगा तो मुझे माई डायरेक्टरी नाम से एक फोल्डर दिख जाएगा। अब अगर इस फोल्डर के अंदर मुझे जाना है तो मुझे कमांड टाइप करनी पड़ेगी CD, चेंज डायरेक्टरी, और यहां पे मैं टाइप कर दूंगा माई डायरेक्टरी। जैसे ही मैं ये करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पे मेरा जो लोकेशन है चेंज हो गई है, मैं माई डायरेक्टरी के अंदर पहुंच चुका हूं। अब इसके अंदर की फाइल अगर मुझे देखनी है तो मैं टाइप करूंगा dir, तो लिस्ट ऑफ फाइल्स यहाँ पे दिख जाएंगी। तो यहाँ पे 0 फाइल्स हैं जैसा इसने दिखाया। अगेन CLS करते हैं ताकि यहाँ पे क्लियर स्क्रीन हो जाए।
अब यहाँ पे मुझे कोई डायरेक्टरी बनानी है, तो mkdir की मदद से मैं दोबारा से करूँगा। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ ABCD, तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी ABCD। अब अगेन मैं dir करूँ तो यहाँ पे मुझे ABCD नाम की यहाँ पे जो डायरेक्टरी है वो दिख जाएगी। तो यहाँ पे 2 डायरेक्टरी यहाँ पे दिखा दिया, एक डॉट नाम से डायरेक्टरी है एंड एक ABCD। तो 2 डायरेक्टरी मेरे पास अवेलेबल हो गई हैं यहाँ पे। अगेन CLS करते हुए मैंने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर दिया है। अब जो सेकेंड चीज़ है वो है, अगर मुझे ABCD का नाम चेंज करना है तो मैं रीनेम कमांड चलाऊंगा ABCD और इसका नाम रख दूंगा ZYXW। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे dir करूंगा तो अब जो मेरा नया नाम है ABCD का हो जाएगा ZYXW। तो रीनेम, या इसका दूसरा भी तरीका है CLS। यहाँ पे दूसरा तरीका है RM की मदद से ZYXW। इसको दोबारा चेंज कर रहा हूँ, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे इसका जो कमांड है वो है RD, तो RD मैं यहाँ पे टाइप करूँगा RD ZYXW। इसको मैं दोबारा से रीनेम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रीनेम करने पे ओके माय बैड, यहाँ पे RD कमांड नहीं चल रही है, तो आप रीनेम ही यूज़ कीजिए। रीनेम मैं दोबारा यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे ZYXW ABCD। ओके, माइट भी ये चेंज हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे ABCD माई डायरेक्टरी dir। यहाँ पे dir करने पे जो मुझे लिस्ट ऑफ फाइल्स दिखा रहा है, ओके मैंने rm जनरली होता है आपके रिमूव करने के लिए, तो rm करने पे मेरी डायरेक्टरी यहाँ पे डिलीट हो गई है। अगेन दोबारा से हम प्रोसेस करते हैं। md सिनोनिम है mkdir का, तो md नाम से मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ ABCD नाम से। तो md करने पे मुझे यहाँ पे ABCD मिल जाएगा। सेम काम जो mkdir से होता है md से कर दिया मैंने यहाँ पे। CLS करने पे दोबारा से मैं क्लियर स्क्रीन कर रहा हूँ। अब मैं जो मैंने ABCD बनाई है उसको रीनेम कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ कमांड RD रीनेम डायरेक्टरी। तो यहाँ पे ABCD नाम की जो डायरेक्टरी थी उसको मैं कर रहा हूँ ZYXW। अगेन यहाँ पे फोल्डर डिलीट हो चुका है। ओके, तो RD यहाँ पे RD और RMDIR ये 2 कमांड हैं रिमूव करने के लिए। तो RD करने पे यहाँ पे मेरी फाइल डिलीट हो रही है। मैं कंफ्यूज कर रहा था रीनेम कमांड से। तो यहाँ पे जो मेरी RD कमांड है, मैं अगेन यहाँ पे MD से एक फोल्डर बनाता हूँ और रीनेम कमांड जब मैं चलाऊंगा, यहाँ पे पहले मैं dir करके आपको दिखा देता हूँ। ABCD बन चुकी है, CLS करने पे अगेन जाऊंगा, फिर यहाँ पे रीनेम की मदद से ABCD को मैं रीनेम कर दूंगा FGHJ। तो यहाँ पे dir करूंगा तो FGHJ आपको दिख जाएगा। और अगर इसको रिमूव करना है तो RD FGHJ, तो ये यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। तो 3 कमांड हमने देख ली, कैसे हम नई डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं mkdir या MD से, कैसे हम रिमूव करते हैं RD से, और कैसे हम रीनेम करते हैं रीनेम से। इसके अलावा dir होता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी देखने के लिए, CLS होता है क्लियर स्क्रीन के लिए, एंड CD होता है डायरेक्टरी चेंज करने के लिए। तो 5-6 कमांड हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट जो कमांड है वो है मूव कमांड। अगर आपको अपनी डायरेक्टरी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करनी है, तो मैं यहाँ जल्दी से 2 डायरेक्टरी बनाता हूँ, डायरेक्टरी A एंड MDB। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 2 डायरेक्टरी हैं A एंड B। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी जो फाइल है A जो डायरेक्टरी है वो मूव कर जाए इनसाइड B। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डायरेक्टरी मूव्ड। तो मूव कमांड से क्या हुआ है, जो डायरेक्टरी A है वो इसके अंदर चली गई है। अब यहाँ पे मैं अगेन अगर dir कमांड चलाऊंगा तो मुझे यहाँ पे दिखेगा सिर्फ B, क्योंकि A जो डायरेक्टरी है वो B के अंदर मूव हो गई है। तो CD B करने पे यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टरी करूँ तो मुझे डायरेक्टरी A दिख जाएगी।
तो ये पूरा स्ट्रक्चर है कैसे हम डिफरेंट कमांड रन करते हैं। इसके अलावा अगर ग्राफिकली यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ग्राफिकली आप कैसे यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको अपने सिस्टम में भी जाके दिखा सकता हूँ कि माई डायरेक्टरी में जो मैंने माई डायरेक्टरी फोल्डर खोला हुआ है वो यहाँ पे किस तरीके से आपको चीज़ें दिखाने में आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको अपनी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ जो मैं GUI की मदद से आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि कैसे आप यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए आप माई डायरेक्टरी आपको दिख रही होगी। इस डायरेक्टरी में जैसे ही मैं बी देखूंगा, बी के अंदर जाऊंगा तो बी के अंदर मुझे ए यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे टाइमिंग देखिए, टाइमिंग भी लिखी हुई है, आज की डेट 15 जनवरी 4/16 और इसके अंदर नई, इसके बाहर वाला फोल्डर मेरा बी फोल्डर और ये माई डायरेक्टरी मैंने अभी क्रिएट की है। तो ये बेसिकली तरीका है कि कैसे आप यहाँ पे चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ है वो है कि कैसे हम किसी फाइल बेस्ड ऑपरेशन को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करनी है तो कमांड जो हमारे पास अवेलेबल है, पहली कमांड जो हमारे पास अवेलेबल है फॉर क्रिएटिंग एनी फाइल, अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है तो कॉपी कॉन ये आपकी कमांड है और यहाँ पे आपको फाइल नेम देना पड़ेगा। तो आपकी फाइल भी क्रिएट हो जाएगी और ओपन भी हो जाएगी यहाँ पे साथ ही। तो दोनों काम यहाँ पे हो जाएंगे। अगर आप इसमें कुछ राइट करना चाहते हैं तो आप राइट भी कर सकते हैं। तो ये पहली कमांड है फॉर क्रिएटिंग। सेकेंड कमांड है अगर आप इसका कंटेंट देखना चाहते हैं फाइल का तो आप टाइप कमांड की मदद से फाइल का कंटेंट देख सकते हैं। फाइल को अगर आपने रीनेम करना है तो आइदर आप रीनेम कमांड यूज कर सकते हैं और REN कमांड भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फाइल का कंटेंट फाइल 1 से फाइल 2 पे कॉपी करना है, विद द हेल्प ऑफ कॉपी कमांड आप यहाँ पे कंटेंट कॉपी कर सकते हैं और अल्टीमेटली डिलीट कमांड या डेल कमांड जिसकी मदद से आप फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन सारी कमांड हम परफॉर्म करते हैं कि कैसे हम फाइल बेस्ड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे CLS करते हुए मैं जाऊंगा इससे एक लेवल ऊपर, मींस डायरेक्टरी A हमारी इसके अंदर है तो एक लेवल ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, B पे ही हम काम करेंगे। तो यहाँ पे B के अंदर मैं एक फाइल बनाने जा रहा हूँ कॉपी कॉन कमांड की मदद से, इसका नाम है a.txt। जैसे ही मैंने एंटर परफॉर्म किया तो यहाँ पे क्या होता है कि a.txt मेरी बन जाती है, मैंने और वो साथ में ओपन भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज माई फर्स्ट टेक्स्ट फाइल विद द हेल्प ऑफ कॉपी कॉन कमांड और यहां पे मैं एंटर मार दूंगा। तो यहां पे देखिए वन फाइल कॉपीड, इसका मतलब मेरी एक फाइल यहां पे क्रिएट हो गई है। अगर मैं dir करूंगा तो यहां पे मुझे a.txt नाम से एक फाइल बनी हुई दिखेगी। इसके अलावा जो हमारी सेकेंड कमांड है वो है अगर हम इस फाइल के अंदर का कंटेंट देखना चाहें तो टाइप कमांड से मैं अपनी फाइल के अंदर का कंटेंट भी देख सकता हूं। तो यहां देखिए type.ext टाइप करने पे a.txt टाइप करने पे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया दिस इज माई फर्स्ट टेक्स्ट फाइल विद द हेल्प ऑफ कॉपी कॉन कमांड। तो अगर फाइल का कंटेंट आपको देखना है तो विद द हेल्प ऑफ टाइप कमांड आप ये काम कर सकते हैं। तीसरी कमांड है रीनेम कमांड। अगर आप a.txt को दूसरे नाम से रखना चाहते हैं, मींस a को आप रीनेम करके b.txt करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी फाइल का नाम देंगे और जो भी आप नाम रखना चाहते हैं यहाँ पे वो देंगे। तो रीनेम कमांड से क्या होगा, a का नाम b हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एंटर दबा दीजिए। तो एंटर दबाने पे देखिए अगर मैं dir करूंगा तो आपकी जो नई फाइल है वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी जो कि है b.txt। तो अब विद द हेल्प ऑफ CLS मैं यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ। तो ये थर्ड कमांड हमने देख ली जिससे हम किसी फाइल को
रीनेम करते हैं। इसके बाद कॉपी कमांड है। कॉपी कमांड से अगर हम चाहें तो एक फाइल का कंटेंट दूसरी फाइल में दे सकते हैं। तो b.txt मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ पे मैं z.txt दे रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, एक नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देगा और b का कंटेंट z में डाल देगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं dir करूँगा मुझे b.txt भी मिल रही है एंड z.txt भी मिल रही है। तो कॉपी कमांड से क्या होता है, आपकी जो डेस्टिनेशन वाली फाइल है वो भी क्रिएट हो जाती है, डेस्टिनेशन वाली फाइल z.txt, और इसमें b का कंटेंट भी यहाँ पे कॉपी हो जाता है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको z का कंटेंट देखना है z.txt का, तो टाइप फाइल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज माय फर्स्ट टेक्स्ट फाइल विद द हेल्प ऑफ कॉपी कॉन कमांड। तो b का कंटेंट पूरी तरह से z में कॉपी हो चुका है। इसके अलावा जो लास्ट हमारी कमांड है वो है डिलीशन के लिए। तो अगर आपको फाइल डिलीट करनी है तो डिलीट b.txt। तो यहाँ पे देखिएगा, डिलीट करने पे आपको यहाँ पे फाइल डिलीटेड मिलेगी। अब यहाँ पे b नाम से कोई भी फाइल नहीं है। सो del कमांड बेसिकली फाइल को डिलीट करने में आपकी हेल्प करती है। एक बार विद द हेल्प ऑफ फोल्डर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे माई डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं हम। माई डायरेक्टरी के बी के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए z नाम की एक फाइल बनी हुई है। तो इसके अंदर अगर आप चाहें तो इसका कंटेंट भी आप देख सकते हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट टेक्स्ट फाइल विद द हेल्प ऑफ कॉपी कॉन कमांड। तो एक तरीका है जिससे आप फाइल एंड डायरेक्टरी बेस्ड डिफरेंट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें थी हमने पढ़ ली हैं इस यूनिट में, और अपने लेक्चर को यहीं पे हम फिनिश करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया है तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली अगली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल है हमारा नॉलनेस्ट, इसको ज्वाइन कीजिए, यहाँ से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जीमेल आईडी हमारी है nolnest@gmail.com। कोई भी क्वेरी है, कोई भी पर्सनल क्वेरी है, यहाँ पे आप भेज सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। वंस अगेन थैंक्स एंड बाय।